हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10। अगर आप भी देने वाले हैं 2025 जो कि आ चुका है और आपका मीडियम है मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो बहुत ही सही जगह है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, आप पे ये लाजमी बनता है। और बहुत रिक्वेस्ट के साथ करना, और आपका एक कमेंट छोटा सा प्यारा सा बहुत मोहब्बत भरा कमेंट हमारे लिए दिल खुश कर देता है। ठीक है, मेरा दिल खुश कर देता है एंड लिटरली बहुत प्राउड फील होता है जब एक कमेंट आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैं तुम्हारे काम बता रही हूँ, और कमेंट करो, शेयर करो। बस ये 4 काम कर लो, बाकी सारा काम मेरे पे छोड़ दो। और एक पढ़ाई के लिए जो मैं चीज़ें दे रही हूँ वो चीज़ें करो। ठीक है, इसके आगे कोई भी तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। ठीक है ना, लाइफ में नहीं, अभी के फिलहाल में टाइम में अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं दे रही हूँ उसे पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के साथ जुड़े रहो, बस इतना ही। ठीक है, और बहुत ही सपोर्ट देते हो। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, ऐसा बात है कि हिस्ट्री का कंप्लीट सब्जेक्टिव आज करने वाले। जो पिछली वीडियोस थे 2 दिन पहले उसमें इकोनॉमिक का कंप्लीट था, एंड उससे पिछली वीडियोस में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट था बायोलॉजी का। अब आने वाले वीडियोस में ज्योग्राफी का कंप्लीट होगा, आने वाले वीडियोस में सिविक्स का कंप्लीट होगा, आने वाले वीडियोस में बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं हम। जैसे ऑब्जेक्टिव जो मतलब रिलेटेड होता है ना, जैसे मैंने बायोलॉजी का कंप्लीट कराया था उस तरीके से फिजिक्स का मैंने 6 चैप्टर का जो रेडी करने का सोचा था, जिसमें चैप्टर 1 जो था उसका मैंने 80 क्वेश्चन रेडी किया। अब सोचो चैप्टर 1 में 18 है, देन चैप्टर 2 में 18 होंगे, देन इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। ओके, तो फिर इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑब्जेक्टिव को रेडी करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, एंड इस सब्जेक्टिव को तो बहुत ही ज़्यादा, दोनों चीज़ें डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर अब हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप। देन 2 चैप्टर पे जाएंगे, 3। इस तरीके से जो 8 चैप्टर है उनको लाइन बाय लाइन हम कवर करेंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सॉरी वेरी शॉर्ट देन लॉन्ग, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लाइनिंग मैंने पढ़ाई हुई है, ये मैं शायद मैं खुद से ही पढ़ा रही थी, मेरी वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं हुई और ये PDF सेव हो गई। ठीक है, तो सॉरी टू से, और वो PDF मेरी ये वाली PDF सेव हो गई। तो खैर मैं यहाँ से फिर से पढ़ा देती हूँ। व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज अ फीलिंग इन विच in the memory of a particular geographical culture become the carrier of a feeling of unity among the people living in the social environment. Okay, तो नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है, ऐसी जागरूकता है, लाइक एक पार्टिकुलर आप कल्चर में, जोग्राफिकल कल्चर में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आप एक फीलिंग को, एक इमोशंस को जनरेट कर रहे हैं, लोगों में आपस में बन रहा है, यूनाइटी हो रही है। ठीक है, एकता है जहाँ पर आप रह रहे हैं लोगों के बीच में। ठीक है, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो सारे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ऊपर वाले 2 मार्क्स के, देन 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन कराऊंगी वहाँ पर मैं बता दूंगी कि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 लिखा है तो इससे मतलब कि मैम ये 2 लिखा है, आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बता रही थी। ठीक है, जो भी शॉर्ट वाले है उसको भी मैंने लिखा है। तो मेजनी साहब कौन थे? हु वाज मेजनी? मेजनी कौन थे? देखो अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। लॉन्ग को मैं ये कहूँगी यार, देखो लॉन्ग याद करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। ठीक है, एज ए स्टूडेंट, एक मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, एक टाइम तक थी। ठीक है, अभी जो चल रहा है टाइम, लाइक कंटिन्यू स्टडी, ये भी एक स्टूडेंट, लेकिन एक टाइम एक मैं स्टूडेंट के माध्यम से मैं भी एक समझ सकती हूँ यार, लॉन्ग आंसर याद करना बहुत मुश्किल होता है, देख कर डर लगता है कि अगर मैंने याद भी किया और नहीं आया तो मैं क्या करूँगी। किसी पे आपको इतना जल्दी बिलीव होगा नहीं कि यार ये खुदा भगवान तो है नहीं कि इन्होंने जो बता दिया लॉन्ग वही आएगा। ठीक है, राइट ना, ये से सब लोग सोचते हैं। तो अगर मैं याद भी कर लूँ 15-20 लॉन्ग, अगर उसमें से एक ही आए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उसके लिए भी सॉल्यूशन बताती हूँ। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताते जाऊँगी, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मेजनी कौन थे। तो मेजनी वॉज मेनली एक लिटरेचर थे, बट ही ऑल्सो लव पॉलिटिक्स, उनको पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्होंने एक क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, एसोसिएट करते थे, कार्बोनेरी से बिलोंग करते थे, एक रिवोल्यूशनर और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ दिन उन्होंने काम किया, और उनका जो बिलीव था, भरोसा था, वो रिपब्लिक पे था। ठीक है, इतना ही था समझने में। व्हाट वर द रीजन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, में कौन कौन से कारण थे, क्या रीजन थे, यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो देयर आर मेनी रीजन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये जो कारण थे ये मैंने पिछली वीडियोज में भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी मैंने कराया है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को भी अगर देखोगे तो सोचोगे रिपीटेड है, तो अब जो चैप्टर वाइज करा रहे हैं तो उसमें चैप्टर वाइज आएंगे, और उसमें मिक्स था। ठीक है, हिस्ट्री का
तो इट वॉज डिवाइडेड इंटू 300 स्मॉल और बिग सिटीज़ में इनको डिवाइड किया गया। और जो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, द हेड्स ऑफ ऑल दिस सिटी हैड देयर ओन थिंकिंग एंड वर नॉट यूनाइटेड इवन रिलीजियस एंड इथनिकल। तो कहने का मतलब है कि इनके खुद के हेड थे सारे सिटीज़ के, जो खुद के उनकी सोच है, उनके खुद की एक हेड है, उनके खुद के थिंकिंग की वजह से ये सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन इनमें यूनाइटी नहीं था। इवन अगर हम बात करें रिलीजियस में या इथेंटिकल, दोनों में ही इनमें एकता नहीं थी, ठीक है। व्हाट इज द मेटर्निक एरा? मेटर्निक एरा क्या है? मेटर्निक वाज द सपोर्टर ऑफ द एंशियस टाइम। मेटर्निक जो है ना एक एंशियस टाइम के सपोर्टर थे। ही डिड नॉट लाइक द यूनिटी एस्टेब्लिश बाय नेपोलियन। नेपोलियन के द्वारा जो यूनिटी दी गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, इनको ये पसंद नहीं था। टू एस्टेब्लिश हिज इन्फ्लुएंस ऑन इटली, ही डिवाइडेड इन टू मैनी स्टेट। तो इटली पर जब उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, वो इटली से जब इन्फ्लुएंस हुए, कहीं का प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है जल्दीबाजी में, सॉरी। तो जब इटली से उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर इटली को उन्होंने क्या बोलते हैं एस्टेब्लिश किया, उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। इसी एरा को, दिस एरा विच एस्टेब्लिश इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इटली, और जो इटली पर इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने एस्टेब्लिश किया, इसी एरा को कहा जाता है मेटर्निक एरा। क्लियर? होप है क्लियर नहीं होगा। क्लियर नहीं होगा तो फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, इसके पीछे करके मत देखना, क्योंकि पीछे मैंने कुछ चीज़ें गड़बड़ कर दी थी ना, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ बात करते हैं कि मेटर्निक एक सपोर्टर थे किस टाइम की? तो एंशियस सिस्टम के टाइम से, ठीक है। उन्हें जो पसंद नहीं था, क्या नहीं पसंद था? उन्होंने जो ना नेपोलियन साहब ने, ठीक है ना, एस्टेब्लिश किया था यूनाइटी एकता, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो इटली से क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने वो चीज़ एस्टेब्लिश की और उसको बहुत सारे स्टेट में डिवाइड किया। दिस एरा, इसी एरा को कहते हैं मेटर्निक एरा। कौन से एरा को? जब उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर इटली पर अपना एस्टेब्लिश किया, विच एस्टेब्लिश इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इटली, इट इज कॉल्ड अ मेटर्निक एरा। ओके, इतना ही था, समझ गए होगा। डिस्कस द वर्क ऑफ गैरिबाल्डी। देखो ये जो है ना गैरिबाल्डी का वर्क, ये लॉन्ग में भी पूछ लेता है, मैं भी लॉन्ग में भी पूछ लेता है, एक और शॉर्ट में पूछता है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। हम बता दूं कि आपको गैरिबाल्डी के वर्क, काम, पेशे को डिस्कस करना है। देखो बहुत सारे ऐसे चैनल पे थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर देगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ों पे थोड़ा सा शॉर्ट कर देगा। तो देखो शॉर्ट करना अच्छी बात है, बट जब तुम्हें इसे खुद से लिखोगे ना तो थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग होगी, तो इसको पढ़ना, ठीक है। गैरिबाल्डी एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली में उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल था, ठीक है। एक वो, अगर उनके प्रोफेशन, उनकी जाति से बात किए तो एक सेलर थे, नाविक थे। ही हैड क्रिएटेड अ पावरफुल आर्मी। उन्होंने अपने यूथ के साथ मिलकर एक पावरफुल आर्मी बनाया जिसका नाम था लारकुट्टी, ठीक है। विद दिस सोल्डर, उनके सोल्डर के साथ मिलकर ही कॉन्करेड स्लाइसी एंड नेपल्स एंड स्टेबल द रिपब्लिक देयर। और उन्होंने वहाँ पर क्या किया, कौन सी चीज़ें अपनाई? तो रिपब्लिक को अपनाया। उसके बाद से उन्होंने सारे वेल्थ नेशन को डिनोट कर दिया, एक आम आदमी, सॉरी एक आम ऑर्डिनरी फार्मर की तरह जीने लगे, ठीक है ना, ऑर्डिनरी फार्मर। अब बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। इटली और जर्मनी में क्या रोल था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी के बीच में जो यूनिफिकेशन हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया एक सबसे बड़ा बिग ऑब्स्टिकल था, बहुत ज़्यादा यूनिफिकेशन में उसका बहुत बोले तो अहम चीज़ था, जो इटली और जर्मनी में रिवोल्यूशन के बाद, क्रांति के बाद 1830 एडी में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ इटली में, बट दैट मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर मेटरनिक। तो लेकिन जो मूवमेंट रन हो रहा था, सप्रेस्ड हो रहा था, वो किसके द्वारा हो रहा था? वो ऑस्ट्रेलियन चांसलर के द्वारा, मेटरनिक साहब के द्वारा, विच स्लो डाउन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और यहीं पर उसने क्या किया कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली को स्लो डाउन कर दिया। सिमिलरली इन जर्मनी ऑल्सो नेशनल मूवमेंट वर बिंग सप्रोस्ड बाय मेटरनिक। और इसी तरीके से नेशनल जो मूवमेंट चल रहा था जर्मनी में, वो भी मेटरनिक के द्वारा ही सप्रोस्ड किया जा रहा था, ठीक है, ये पूछा जा रहा था। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का बहुत अहम रोल रहता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, ठीक है ना। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रांस रिवोल्यूशन इन 1848 में? जो फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुआ था 1848 में, उसका मेन कारण क्या था? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना कि फ्रांस रूलर लॉइस फिलिप
was liberal, but he was also ambitious. He appointed गजन as the prime minister in 1840 AD में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर है, और जो रूलर थे लॉइस फिलिप वो एक लिबरल थे, लेकिन उनके पास ऑल्सो एक एम्बिशन भी था, विच वॉज अ कटर रिएक्शन। उनके पास एक कटर रिएक्शन। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इम्प्लीमेंट में वो कोई भी फेवर नहीं करना चाहते, फेवर में नहीं थे कि मतलब लाइक एस्टेब्लिशमेंट इम्प्लीमेंट करने में कोई भी डिफेंस स्टेट में। किंग लॉइस फिलिप्स ऑल्सो लाइक द कंपनी ऑफ द रिच, और जो किंग लॉइस फिलिप थे वो भी एक बड़े रिच कंपनी की पसंद करते थे। उन्हें भी ये कोई रिफॉर्म ऑरिजिनेटेड प्रोग्राम पसंद नहीं था, इट नॉट हैव, या उनके पास नहीं था, ठीक है। हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर एट द पीक इन द कंट्री। जो बात करें यहाँ पर भूखे लोग थे और बेरोजगार लोग थे, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी एक बात करते बहुत ऊंचे मकाम पे जा रही थी कंट्री के, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, भूख हड़ताल, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, भूखमरी, हाँ यार भूखमरी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी ना वो बढ़ रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इपिक लेवल तक, हाईएस्ट लेवल पर देश की जा पहुंची थी। और यहाँ पर बात करें सक्सेस, बिगन टू रिमेन रिफॉर्मिस्ट। सक्सेस जो यहाँ पर शुरू हुआ वो रिफॉर्मिस्ट की तरह से शुरू हुआ, और यही रीज़न था फ्रांस रिवोल्यूशन होने का, क्रांति होने का फ्रांस में 1848 में। होप कि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं व्हाट इज ब्लडी संडे। ब्लडी संडे क्या है, देखो ये ब्लडी संडे वाला भी यही क्वेश्चन है कि शॉर्ट में भी पूछ लेगा, मैं भी लॉन्ग में भी पूछ लेगा, तो लॉन्ग में भी पूछता है। तो यहाँ पर देखो बहुत ईजी है, मैं जब याद किया था क्या करते थे ना, या अभी भी जब मुझे याद है तो किस तरीके से याद है यार, बहुत बुरा हाल हुआ था। लाइक लोग ना जब अपने ही खाने के लिए मांगने गए थे कि हमें रोटी दो का नारा लगाया था, उन्होंने स्लोगन लगाया था, और उस दिन संडे था, और उस दिन संडे था उस डे, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अननेम्ड जो पीपल थे जिनका कोई नाम पता भी उनको नहीं मालूम था, उनको उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा लाश से बेची, बच्चे हो चाहे औरतें हों, तो उस दिन संडे था और इतने सारे खून देखने के बाद उसे ब्लडी संडे के नाम से नाम रख दिया गया, ठीक है। अब ये किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना था, देखो इन 1905 1905 में जब रसिया बहुत ही स्मॉल कंट्री लाइक जापान से हार गया, ठीक है, तो जो थी क्या बोलते हैं, वहाँ पर एक रिवोल्यूशन हुई, क्रांति हुई। कब, तो 9 जनवरी 1905 में स्टार्ट हुई थी प्रोटेस्टिंग हुई थी पैलेस में, ठीक है, वहाँ पर राजा के महल में। और वहाँ का जो स्लोगन था गिव अस रोटी, हमें रोटी दो, ठीक है, ये आप लिख देना, गिव अस रोटी। द आर्मी, जो वहाँ पर आर्मी थे, उनके जो राजा थे, अब यहाँ पर चीज़ें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो राजा थे ना, उन्होंने बोला कि फायरिंग करने के लिए, तो वो वहाँ के आर्मी जो थे ना, उन्होंने फायरिंग मतलब करना स्टार्ट कर दिया, ना देखा कि लाइक बच्चे हैं, औरतें हैं, छोटे छोटे, ये सारी चीज़ें नहीं देखा उन्होंने, डायरेक्ट लाइक फायरिंग करने लगे, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग मारे गए इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन, ये सारे लोग मारे गए। और उस दिन था संडे यानी रविवार, ठीक है। सिंस देन द संडे, वो डेट जो था संडे था, और वही आज के ज़माने में आज हम लोग जानते हैं ब्लडी संडे के नाम से, ठीक है। बस इतना ही था, बहुत ही मतलब चार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये बहुत बुरा हुआ था, ओहो, ठीक है, इतना जुल्म करते थे। देन आगे नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ डिड नेपोलियन बोनापार्ट हेल्प इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म फैलाने में, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरीके से मदद किया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट हु कॉन्क्यूर्ड जर्मनी एंड इटली नॉट ओनली डिड इट हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनलिज्म। ऐसा नहीं है कि नेपोलियन जो बोनापार्ट है सिर्फ नेशनलिज्म में ही जो मतलब फैलाने में हेल्प किया, उन्होंने ऑल्सो एक टर्मिनल रिगार्डिंग नेशनलिज्म के ऊपर भी पूरे यूरोपियन कंट्रीज में काम किया, लीड किया एट द कोर ऑफ दिस नेशनलिज्म। अगर नेशनलिज्म पर ही बात करें तो उनका जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ है, वो इमर्ज हो गए। और जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है हंगरी, बोहिमिया में, ग्रीस में, ये सारे रिजल्ट किस में आ गए, नेशनलिज्म में, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट। और ये मूवमेंट के इन्फ्लुएंस होने के बाद जो ऑटोमन एम्पायर थे उन्होंने क्लोप्स किया एंड रिमेन सिमिटेड विद इन टर्की के साथ उन्होंने कोलैप्स किया ड्यू टू नेशनलिज्म के कारण जो सेलाकास्ट के जो बाल्कन रीजन थे उन्हें एक चांस मिला ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड एक न्यू कंट्री बनाने का जिसका जन्म हुआ सर्बियन वॉज बन यहीं से, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म वाले चैप्टर पे। अब बात करते हैं व्हाट इज कैपिटलिज्म। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सारी जो चीज़ें हैं 2-2 3-3 लाइन की वो 2 मार्क्स की होंगी। लॉन्ग वाले में बताते जाऊँगी कौन कौन से लॉन्ग वाले, ठीक है।
क्या बात करते हैं, व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमी अंडर विच कैपिटलिस्ट हैव कंट्रोल ओवर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। There were the ones who set up factories and produce capitalist benefit in this economic, capitalist benefit in this economic। ये सेम लाइन हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पूछा जाता है कैपिटलिज्म क्या, कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक है जिसके अंदर क्या आता है, कैपिटलिस्ट जो है लोग पूरे मतलब प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। उनका जो सेटअप होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फैक्ट्रीज को प्रोड्यूस का, फैक्ट्रीज बनाना, सेटअप करना और प्रोड्यूस करना। कैपिटलिस्ट का अपना खुद का एक फायदा है, बेनिफिट्स होता है इकोनॉमिक में। इतना लिख दोगे 2 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना, समझे। व्हाट इज अक्टूबर रिवोल्यूशन? अक्टूबर रिवोल्यूशन क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, ठीक है। एंड नवंबर 7 1917 इसकी डेट याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। अक्टूबर रिवोल्यूशन कहाँ हुआ था, तो अक्टूबर रिवोल्यूशन सॉरी कब हुआ था, तो नवंबर 7 नवंबर 1917 या ऑन नवंबर 7 1917 को हुआ था। द बोल्शेविक ओवरथ्रो द क्रास नॉर्दर गवर्नमेंट एंड टुक कंट्रोल ओवर रशिया। रशिया के ऊपर पूरी तरीके से पूरा कंट्रोल हो गया, बोल्शेविक का, बोल्शेविक के ऊपर रशिया का पूरा कंट्रोल हो गया। सो इट वाज नवंबर रिवोल्यूशन, लेकिन उस टाइम नवंबर रिवोल्यूशन था, लेकिन रशियन का जो कैलेंडर था उस वक्त अक्टूबर का था, इसी वजह से उसे कहा जाता है अक्टूबर रिवोल्यूशन। देखो एट ए टाइम की जो हमारा जो कैलेंडर है उसमें नवंबर चल रहा था, बट जो रशियन ने कंट्रोल किया था ना, रशियन के ऊपर सारी कंट्रोल चीज़ें हो गई थी, तो वो उस टाइम जो रशियन का कैलेंडर था वो था अक्टूबर का, दैट वाज इसको अक्टूबर रिवोल्यूशन के नाम दिया गया, ठीक है। तो देखो अब तुम कहोगे हाँ यहाँ पे चीजें कि पूछा जा रहा है अक्टूबर रिवोल्यूशन और हम डेट बता रहे हैं 7 नवंबर, तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव में ये भी देगा कि व्हेन वाज अक्टूबर रिवोल्यूशन, कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे पास ये भी रहेगा कि अक्टूबर 7 1917। तुम तो ऐसे लाइक ओ लाइक बालवीर वाला, जो बालवीर नहीं यार, वो जल्दीबाजी में जो कुछ चीजें कर देते हैं, उन्होंने क्या करेंगे ना, अरे अक्टूबर रिवोल्यूशन पूछा है डेट वही अक्टूबर में मार देते हैं। नहीं, अक्टूबर रिवोल्यूशन पूछा है लेकिन आपको नवंबर वाले में डेट करना है, क्यों? क्योंकि रशियन के कैलेंडर में उस टाइम अक्टूबर चल रहा था, लेकिन डेट जो था हमारे यहाँ नवंबर का चल रहा था, समझे। अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोलैटरियन क्लास। प्रोलैटरियन क्लास से क्या समझते हैं? सिंपल है, द क्लास ऑफ सोसाइटी, मतलब ऐसे सोसाइटी, समाज की क्लास जिसमें फार्मर आते हो, लेबर्स आते हैं, या शॉपकीपर जो सड़क पर स्ट्रीट शॉपकीपर होते हैं, या कुछ आम पुअर पीपल लोग होते हैं जिनके पास खुद का कहने के लिए, who do not have anything to call their own, जिनके पास खुद का कहने के लिए कुछ नहीं होता है, लाइक ये मेरा है, ये कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं होता है, उसको कहते हैं, उनको लिया जाता है प्रोलेटरेट क्लास में, ठीक है। ओके वेट, माइक निकल गया, ओके ओके ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रशियन फार्मर बिफोर द रिवोल्यूशन, मतलब उनका क्या कंडीशन था फार्मर का रिवोल्यूशन होने से पहले। तो देखो रिवोल्यूशन से पहले जो कंडीशन था एक फार्मर के, बहुत ज़्यादा पैथेटिक था, उनकी फील्ड्स बहुत छोटी थी, उनका कल्टीवेटेड ट्रेडिशनल मैनर था, मतलब पिछले ज़माने से वो कल्टीवेट करने, पुराने ज़माने वाले मेथड से वो कल्टीवेट करते थे, उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल की कमी थी, और उनका जो टैक्स का बर्डन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, टैक्स बहुत ज़्यादा लगते थे पहले में, तो बढ़ गया था, ठीक है। अब यहाँ देखो लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ कुछ जगह पे मैंने डाला हुआ है लॉन्ग, जहाँ पूछा गया है, कुछ कुछ जगह पे मिस है, तो मैंने पीडीएफ देखा तो बता रही हूँ, तो मैं बताऊंगी तो उसको भी। अब देखो लॉन्ग आंसर में क्या पूछता है कि द रशियन रिवोल्यूशन अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, एक्सप्लेन विद एनी 2 एग्जाम्पल, मतलब रशियन रिवोल्यूशन, रशियन जो क्रांति थी उसे पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, 2 एग्जाम्पल के साथ हमें समझाइए, ठीक है। देखो ये तो शॉर्ट वाला आंसर आ गया ना, कोई बात नहीं, शॉर्ट वाला है, ठीक है ना, इसको लेना नहीं। तो जो रशियन डिवाइडेड हुआ था 2 कैटेगरीज में आइडियोलॉजी से, द रशियन डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 2 आइडियोलॉजी, उसने डिवाइड किया रिवोल्यूशन ने, सॉरी रशियन बोला, रिवोल्यूशन ने। दिस रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन जो आया था एक न्यू मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग से आया था, जो कि अदर कंट्रीज में स्टार्टेड हुए थे, अडॉप्टिंग इट अडॉप्टिंग इट अडॉप्टिंग इट में अडॉप्टिंग इट में उधर जाओ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, कुछ बच्चे आ गए थे हमारे रूम में यार,
सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको पहले लॉक कर देती हूँ। यार क्या होता है, बगल के बच्चे होते हैं, कभी कभी घर आ जाते हैं, ठीक है ना। ओके लेट्स, हम कहाँ थे, हाँ यहाँ आते हैं कि जो क्रांति थी वो एक न्यू मॉडल में इकोनॉमिक प्लानिंग से स्टार्ट हुई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अदर कंट्रीज जो है ना उसने अडॉप्ट कर लिया था, स्टार्टेड अडॉप्टिंग, इसको धीरे धीरे अपनाना स्टार्ट कर दिया गया था। अब ब्लडी संडे क्या है, तो ब्लडी संडे मैंने एक्सप्लेन किया ना, खूनी रविवार क्या है। तो 1905 में जब एक छोटे से कंट्री से, जापान से हार गया था रसिया, उसमें एक क्रांति हुई थी जनवरी 1905 में। ये सारी चीज़ें मैंने बताई, वही चीज़ें सेम है, तो पढ़ लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, डिस्क्राइब एनी टू कॉजेज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन के दो कारण बताइए, ठीक है ना। पहला जो कारण था ना वो ये था कि टू कारण, ऑटोक्रेटिक एंड इनकॉम्पेटेंट रूल, जो जार का था ना, ठीक है वो। तो जार, सीजार जो थे ना, जार रूल, देयर वाज अ ब्यूरियंस विच वाज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। लोगों की समस्या को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते थे, वो एबल हो ही नहीं पाते, वो कैपेबल है ही नहीं, वो सॉल्व नहीं, उनके रूल जब उनका राज्य चल रहा था, ठीक है ना। ओके द नेक्स्ट अगर बात करें, द कंडीशन ऑफ द वर्कर वॉज पैथेटिक। जो वर्कर, काम काजी लोग थे ना, मतलब जब काम करते थे उनकी जो कंडीशन थी, हालात थी, वो पैथेटिक थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार का जो रूल था ना उस टाइम, जो वो रूल कर रहा था, जो वर्कर के पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, उनके कारण वो अपने ही काम से, वर्कर जो ना वर्कर ना इसी कारण जो सेटिस्फाई नहीं हुआ करते थे जार के रूल से, मतलब जब उसका राज्य चल रहा था ना तो वो सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका ना ही तो देखो, उनका ना ही तो कोई वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, और ना ही तो वो मतलब लाइक कोई भी उनको पास अधिकार था कि राइट्स अच्छी, कि मतलब कि राइट्स बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत अच्छा होता है कि आपके पास खुद का अधिकार हो, तो उनके पास जो वर्कर थे उनके पास अधिकार नहीं था, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। नेक्स्ट बात करते हैं, कम्युनिज्म वाज अ न्यू इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, कैसे, ठीक है। तो हाउ यहाँ लिखा गया कैसे, तो देखो बात करते हैं, कम्युनिज्म एक न्यू और सोशल सिस्टम है रशिया में, बिकॉज सोशल इनइक्वालिटीज इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज में इलिमिनेट किया गया है, और जो डोमिनेंस ऑफ द लैंड वर्ड, मतलब जो इनके पास लैंड वो लोड थे ना उनको भी ख़त्म किया गया है, कैपिटलिस्ट क्लास को भी ख़त्म कर दिया गया है, और इनके पास ये अधिकार दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है कि आप अपना काम करें, राइट टू वर्क करने का उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ओके ना। द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री वॉज नेशनलाइज्ड। जो इंटायर प्रॉपर्टी है एक देश की वो नेशनलाइज्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 3 की बात करें, नेशनलिस्ट देख लो, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना में कैसे कैसे नेशनलिस्ट। तो सबसे पहले तो पूछता है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है, एक तरफा, एक तरफा, ठीक है। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट वाज एन एक्सप्लोइटेड सिस्टम है जिसे फ्रांस के द्वारा इम्प्लेट किया गया था, लाया गया था इंडो चाइना में। द वर्कर हैड नो राइट टू, वेल दी गवर्नमेंट हैड अनलिमिटेड राइट। मतलब जो काम करते थे ना, फार्मर हुआ या जो कोई भी नॉर्मल लोग हुआ, वर्कर हुआ, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था, लेकिन अगर वहीं पर हम गवर्नमेंट की बात करें, सरकार की बात करें, तो उनके पास अनलिमिटेड, अनगिनत, अनइन्फिनाइट, अगर बात करें इन्फिनाइट जो राइट था, अधिकार था, वो किसके पास था, गवर्नमेंट के पास, जबकि वर्कर के पास तो कोई भी अधिकार नहीं था। क्यों भाई, क्यों नहीं था, तो इसी को कहा जाता है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ठीक है ना, एक तरफा। वाज बोदाई, बोदाई कौन थे, तो एक अनाम नाम के रूलर के थे, जो आइलैंड इंडो चाइना में करते थे, बट द नेशनलिस्ट पुट प्रेशर ऑन हिम, उनके पास नेशनलिस्ट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और आउटस्टेटेड हिम फ्रॉम पावर, और उनको आउटस्टेटेड कर दिया गया उनके पावर से। गिव अप हिज थ्रोन ऑन, उन्होंने गिव अप कर लिया 25 अगस्त 1945 को। ओनली आफ्टर दिस वियतनाम बिकम अ रिपब्लिक, उसके बाद से जो वियतनाम था वो रिपब्लिक हो गया। और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना, से आप क्या समझते हैं, क्या क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो फॉर सम टाइम वियतनाम, लाओस और अंडर चाइनीज कंट्रोल में जो आ चुकी थी, कौन कौन, वियतनाम और लाओस, एंड कंबोडिया वाज अंडर इंडियन, यानी इंडियन यानी हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस के अंडर में, कंट्रोल में आ चुकी थी। फॉर दिस रीजन तीन आइलैंड को कलेक्ट किया गया एक साथ, देन उसको कहता है हिंद चीन, इंडो चाइना, ठीक है ना। ओके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है।
व्हेन वाज द जेनेवा एग्रीमेंट साइंड एंड बिटवीन होम। देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव का को याद होगा कि कब जेनेवा एग्रीमेंट साइन हुआ था और किसके द्वारा। तो देखो जेनेवा एग्रीमेंट मई 1954 को, द जेनेवा एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन कम्युनिस्ट और अमेरिका के बीच में साइन हुआ था मई 1954 में। जो एग्रीमेंट को डिवाइड किया गया था पूरे वियतनाम के में दो पार्ट्स में, ठीक है, उसके पूरे वियतनाम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था डोमिनेटेड बाय कैपिटलिस्ट और दूसरा कम्युनिस्ट के लिए, ठीक है। डिस्कस दी हुआ हुआ मूवमेंट को डिस्कस कीजिए, ठीक है। हुआ हुआ मूवमेंट आंदोलन जो था एक रिवोल्यूशनल मूवमेंट था, ठीक है, क्रांतिकारी मूवमेंट था, आंदोलन था, जिसका स्टार्ट हुआ था बुद्धिस्ट रिलीजियस जो फॉलोअर थे, चाहने वाले, उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये मूवमेंट हुआ था 1939 को। देखो हिस्ट्री में जो होता है ना, पूछे ना कि ये चीज़ के बारे में डिस्कस करिए, तो डिस्कस का मतलब ये नहीं कि क्या से क्या होगा, ठीक है। आपको बस ये इतना लिखना है ना कि ये मूवमेंट कब हुआ, किस लिए हुआ और किसके द्वारा हुआ, समझे। और इसको लीड कौन कर रहा था, बस तुम्हारा आंसर बन गया। इसके लीड कौन कर रहा था, हुई फूसी, ठीक है, ये लीड कर रहे थे, ठीक है ना, हुई फूसी बोल सकते हो, ठीक है। नाम ही अजीब अजीब है यार, हुई फूसी किसका नाम होता है। खैर इसका लॉन्ग आंसर की मैं बात करते हैं तो डिस्क्राइब द केमिकल वेपन्स एंड एजेंट, और सॉरी ऑरेंज एजेंट, ठीक है, एजेंट और नहीं ऑरेंज एजेंट, ये पहले रहेगा वो बाद में रहेगा। ऑरेंज एजेंट, ठीक है, समझ जाना। अब नेपेल एक केमिकल वेपन्स का नाम है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस का बनाने का जो मिक्स्ड होता है गैसोलीन और ये फायर बॉम्ब्स टू फ्रॉम अ मिक्सचर दैट कुड सीक टू स्किन एंड कीप बर्निंग। अगर हम लोग स्किन वगैरह हाथ वगैरह पर रखते हैं तो ये जल जाता है, ठीक है। जो केमिकल वेपन ऑरेंज, ऑरेंज देखो, ऑरेंज एजेंट एक पॉइजन के रूप में काम करता है जिसको इंस्टेंटली स्कॉच, अगर लिप्स वगैरह पर लाइक लिप्स ऑफ ट्रीज एंड द ट्री वुड डाई उन पे रखते थे तो इंस्टेंटली स्कॉच हो जाते थे। तो यहाँ में लिख देते, ठीक है, क्या हो गया, वेट मैं इसको करती हूँ करेक्ट। अरे यार हो जा, देखो ये ऑरेंज है, अरे मैंने भी गलती लिख देना है, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है यहाँ लिख देते हैं, लिखा नहीं रहा है, ठीक है ना। समझ जाओ, ऑरेंज एजेंट एक जहर की तरह काम होता है, अगर स्कॉच के पत्ते के स्कॉच वगैरह पे डालते तो वो डाई हो जाता, मर जाता उसी टाइम। तो फ्रेंच एक्सप्रेशन जो इंडो चाइना में होता है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आए थे इंडो चाइना में, लेकिन बट नो वन ट्राइड टू एस्टेबल देयर खुद के पावर। कोई भी मतलब नहीं चाहता था कि ट्राई उसने नहीं किया था कि एस्टेब्लिश खुद का पावर करे अमॉन्ग देम। उसमें से फ्रांस जो था सिर्फ एक ऐसा कंट्री था जो विच नॉट ओनली डिड, ये सिर्फ उसने ये काम ही नहीं किया बल्कि एस्टेब्लिश भी किया खुद, बिजनेस ही ये काम नहीं किया बल्कि खुद का पावर भी एस्टेब्लिश किया उसने। बाय द 17th सेंचुरी में एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर्स आते हैं क्रिश्चियन प्रिस्ट के साथ और वो स्टार्ट क्या करते हैं, इंडो चाइना पहुंचना शुरू करते हैं। इन द 19th सेंचुरी में जब ईद मूवमेंट चल रहा था वो टेकिंग प्लेस इन अनाम, अनाम के नाम से वो सारी चीज़ें एक जगह चले, कोचिन चाइना अगेन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रांस प्रिस्ट, जो प्रिस्ट मतलब लाइक पंडित, ठीक है ना, दे लोग प्रिस्ट वगैरह, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था एंड दैट्स वाई कोचिन चाइना था वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था इनकी नंबर बनने पर। डिस्पैट दिस, इसके डिस्पैट के बाद जो फ्रांस था फोर्सफुली उसको अनाम पर कंट्रोल कर, अनाम पर कंट्रोल किया गया 1862 में। सून लेटर टुक मतलब कुछ देर के बाद कुछ टाइम के बाद जो कंबोडिया था वो प्रोटेक्शन करने लगा, ठीक है। इन 1789-83 में अगर बात करते जो फ्रांस था उसने भी नोकिन के आर्मी के साथ एंटर किया। बाय द 20th सेंचुरी फ्रांस कंप्लीटली उसने इंडो चाइना पर स्टेबल्स कर दिया। यही था फ्रांस ने किस तरीके से एक्सप्रेशन किया था। तो देखो पहला तो जो बहुत सारे कंट्रीज थे यूरोपियन कंट्रीज जो इंडो चाइना आए, लेकिन उन्होंने किसी ने कोशिश नहीं की कि खुद के पावर को एस्टेब्लिश वहाँ करने की, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक फ्रांस था। ये ना सही है उस कंट्री पर ही क्या बोलते हैं ये एस्टेब्लिश किया अपना पावर, जबकि उसने बिजनेस वगैरह सारी चीज़ें चलाई। 17th सेंचुरी में जो चीज़ें थी बहुत सारा ट्रेडर्स आए क्रिश्चियन प्रेस के साथ और वो इंडो चाइना पहुंचना स्टार्ट किया। 19th सेंचुरी में एक ऐसा मूवमेंट आता है, एज मूवमेंट लाया जाता है नामी में, जो कोचिन जो चाइना था वो अगेंस्ट था फ्रांस प्रेस के इंक्रीजिंग नंबर की वजह से, बढ़ने की वजह से। उसके बाद से फ्रांस को फोर्सफुली ज़बरदस्ती क्या किया गया,
अनामिम को कंट्रोल किया गया, टुक कंट्रोल ऑफ अनामिम में ले लिया गया 1962 में। कुछ दिन के बाद, उसके बाद से कुछ सालों के बाद कंबोडिया उस प्रोटेस्ट में आया, और 1783 में जो फ्रांस आर्मी थे उसने नौकीन में एंटर किया, और 20th सेंचुरी में फ्रांस ने पूरी तरीके से इंडो चाइना पर स्टेबल्स कर लिया। ठीक है, ये था लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर बात करते हैं, डिस्कस अमेरिका, हाउ अमेरिका एंटर इंडो चाइना में, अमेरिका कैसे पहुंचा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग अगर मुताबिक हम बात करते हैं तो इंडो चाइना मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। वन पार्ट आता है हमारे कंट्रोल ऑफ प्रो अमेरिकन कैपिटलिस्ट, ठीक है, और दूसरा अगर बात करते हैं द अदर पार्ट केम अंडर द डोमिनेंस ऑफ प्रो रशियन कम्युनिस्ट। दूसरा जो पार्ट आता है प्रो रशियन कम्युनिस्ट। अमेरिका ने नहीं चाहता था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को प्रोग्रेस करने में वियतनाम में, वो नहीं चाहता कि कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। उसने सपोज किया अमेरिका को कि एंटर करे, ठीक है, एंटर करे, एंटर उसने किया एंड इंडो चाइना में, और वो खड़ा हुआ लाइक विदाउट एनी रीजन, कोई भी उसके कारण के बिना। बट द कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट था वियतनाम का, वो बहुत ज़्यादा डे बाई डे स्ट्रांग होता गया। इवेंचुअली अमेरिका हैड टू रन अवे, और इससे पीछे से होने के लिए अमेरिका पीछे हट गया। ही हैड टू फेस यूज इकोनॉमिक लॉस एज वेल एज ह्यूमन लॉस। जिस तरीके से इंसान लॉस है उसी तरीके से उसका जो इकोनॉमिक लॉस था, इकोनॉमिक चीज़ें थी, वो भी गिर गया, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, उसको फेस करना पड़ा। किसको? अमेरिका को। तो देखो यार, बिना गलती बिना कुछ कारण आप कूदोगे तो यही होगा ना, लॉस ही होगा। तो जहाँ है ज़रूरत वहाँ कूदो ना। तो ये कूदा तो देख लो मेरा लैंग्वेज में यार, मतलब सीरियसली यह बात है कि बिना किसी रीज़न के अमेरिका गया, एंटर किया, और एकदम कोई भी बिना रीज़न से, ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो चाहता है ना था कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो वियतनाम में प्रोग्रेस करे। आनी टाइम वियतनाम डे बाय डे क्या हो रहा था, स्ट्रांग होता जा रहा था, ताकतवर होता जा रहा था। इवेंचुअली अमेरिका ने पीछे हट लिया, ठीक है, रन अवे। और देखो उस टाइम जो इकोनॉमिक उसका लॉस हुआ होगा वो अलग चीज़ है, ह्यूमन लॉस हुआ वो भी मतलब एज वेल बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर 4 में बात करते हैं, चैप्टर 8 तक है, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि वाई डिड खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था। टर्की वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन, ब्रिटेन के खिलाफ टर्की लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, जिसमें क्रसिंग डिफेक्ट हुआ बहुत ज़्यादा। ब्रिटेन डिसइंटीग्रेट, अपने ही एम्पायर को उसने डिसइंटीग्रेट किया, ओटोमैन एम्पायर को। टर्की remained confined to just Turkey. The Muslim world found this distasteful because the Caliph of Turkey was the religious leader of the Muslim world. The Khilafat movement took place in his favor. तो क्या फेवर, सॉरी फेवर नहीं फेवर, क्या कह रहे मतलब कि वहाँ का जो कंट्री था रिलीजियस के ऊपर चीज़ें हो रही थी मुस्लिम लीडर्स के लिए, मतलब मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं आया, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल फाइंड किया इस सब चीज़ों को। ओके, ब्राइटनेस कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इस कारण जो था एक खिलाफत मूवमेंट आया जो उनके फेवर में था, डेट वाई इसी वजह से ये स्टार्ट हुआ खिलाफत मूवमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट के भी नाम से जानते हैं। अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इंक्रीजिंग इन इंडिया मतलब बढ़ती जा रही थी ब्रिटिश रूल हमारे भारत में। तो टू सप्रेस डिसेडेंट, लॉर्ड क्लैमफोर्ड ने एक कम्युनिटी बनाया कि इसके अंडर में, सैड ने रॉलेट के अंडर में सजेस्टेड टू ब्रिंग prevented and punitive bill before it. The bill was passed on its basis. This is called Rowlatt Act. This act was very clear and there was protest across the country. देखो इस एक्ट में था, यहाँ पर चीज़ें मैं बता देती हूँ कि बिना किसी जुर्म के, बिना किसी वारंटी के, अगर कोई भी इंसान के खिलाफ जाता है ब्रिटिश या कुछ भी बात करता है तो आपस में इंसान, ठीक है ना, कि लाइक प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है, बस बात कर रहा है, राय विचार कर रहा है, तो उसको ना बिना किसी वारंटी बिना कुछ भी के ना जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। यही था रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट के नाम से। तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन बताया कौन से वाले में दिया है, हिस्ट्री वाले चैप्टर सब्जेक्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर तुम्हें मतलब देखना हो अच्छे से और भी तो उसमें जाके एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। मैं लेकिन बता दी, देखो रॉलेट एक्ट ब्लैक एक्ट के नाम से जानता है, ठीक है ना। और इसकी जो चीज़ें हुई थी ये था कि लाइक एक बिल पास हुआ, उनके बेसिस पे ब्रिटिश ने बिल पास किया, उसी को रॉलेट एक्ट कहा जाता है उसको, मतलब अच्छे से बिल वगैरह पास हो गया। लेकिन उसमें गलती ये था कि बिना भी इनोसेंट जो आदमी थे ना उनको मतलब लाइक यार बिना किसी जुर्म का, बिना किसी वारंटी का उन्हें ना जेल में बंद कर दिया जाता था बिना किसी गलती का। इतना समझ में आया। अब डांडी मार्च का क्या पर्पस था यार, बहुत चर्चे में रहता है डांडी मार्च। तो द पर्पस ऑफ, सॉरी यार, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। द पर्पस ऑफ डांडी मार्च, जो डांडी मार्च का पर्पस था
वो फ्लोटिंग ब्रिटिश लॉ के ऊपर था। आफ्टर रीचिंग डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930, गांधी जी violated the law of making salt from seawater and got himself arrested. After this, salt started being made across the country. Salt maker kept again getting arrested. The civil disobedience movement was of Gandhi was सक्सेसफुल। तो ये तो गांधी जी का डांडी मार्च था, पर्पस था ये यही था कि जो सॉल्ट यानी नमक पे लगा था टैक्स उसको हटाना। एंड अभी तक मतलब टैक्स नहीं लगता है सॉल्ट पे। क्यों? क्योंकि देखो सॉल्ट है ना वो समुद्र से बनता है। वो गए 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंचे थे अपने फ्लोर्स के साथ। 74th फ्लोर थे आई थिंक, मतलब चाहने वाले उनके साथ जुड़ते गए और उन्होंने सी वाटर से क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और वहीं से उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगने की चीज़ों को तोड़ा। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं। आगे यहाँ बात करते हैं हम लोग की व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, द सक्सेस ऑफ द सिविल इवेंट हेल्प द ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प सेकेंड इट ऑफ हटाने में हेल्प किया। ही प्रपोज निगोशिएशंस उन्होंने प्रपोज किया, बनाया। इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट दैट द गांधी इरविन पैक्ट, और वहीं पे एक कॉन्टेक्स्ट आता है गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस, और इसको जाना जाता है दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से भी इसी को जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू, अगर ये पूछ लेना दिल्ली एग्रीमेंट क्या है इसके जगह, तो भी यही चीज़ आंसर लिखना है आपको, या अगर ये भी पूछ ले तो ये भी आपको यही आंसर लिखना है। तो इस एग्रीमेंट के बात करें अकॉर्डिंग इसके, तो गांधी जी ने इस एग्रीमेंट को ख़त्म किया था, इस मूवमेंट को 5 मार्च 1931 को, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। टेल अबाउट चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप कुछ बताएं। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट था ब्रिटिश के, ब्रिटिश वॉज दे यूज टू फोर्स द फार्मर्स, उन्होंने फार्मर को ऐसे लाइक फोर्स किया इंडिगो की खेती करने के लिए। तो देखो इंडिगो की खेती करने के बाद आप किसी चीज़ की भी खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल होता है वो fertility खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से फार्मर थे वो नहीं चाहते थे हम करें, क्योंकि जो रीज़न था ना वो यही था कि जो कल्टिवेटेड अगर हम लोग कभी कर लेते हैं इंडिगो की खेती तो वो अनप्रोडक्टिविटी होता है, अनफर्टिलाइज हो जाता है, अच्छी नहीं होती। किसी और चीज़ का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्या बोलते, कल्टिवेट कर नहीं सकते। तो गांधी जी जब चंपारण पहुंचे उन्होंने ये चीज़ को रोका इविल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और गांधी जी इस चीज़ में सक्सेस हो गए। दैन कॉल लोगों ने वहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, गुन गाया उन्होंने। ठीक है ना, ये चीज़ें थी। तो एक शॉर्ट नोट लिखना है साइमन कमीशन पे। द इंडियन सेचुरेटेड कमीशन, इसको साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 7 मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। इसके अंदर जो चीज़ें थी, चेयरमैन कौन थे, सर जॉन सन। ठीक है, लेटर फर्स्ट विस्कॉनेट साइमन, तो इतना ज़रूरी नहीं है, बस सर जॉन साइमन के अंदर ये चीज़ें हुई थी। जो कमीशन अराइव्ड हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, एक सेकेंड, ये क्या है, ओके देखो, इन इंडिया 1928 में उन्होंने स्टडी किया किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटेन, लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोफेशंस, यहाँ पर चीज़ें हुई, रिफॉर्म किया गया ब्रिटिश में। बस इतना ही। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was the first mass movement. How? The non-cooperation movement was the first mass movement started under ship of महात्मा गांधी में, मतलब हुआ था। ठीक है, किसकी अंडरशिप में, तो लीडरशिप कौन थे, महात्मा गांधी होती, ये पहला मास मूवमेंट था। इकोनॉमिक और लाइफ चाइल्डहुड, ठीक है, लाइवलीहुड की बात करें, चाइल्डहुड नहीं लाइवलीहुड, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं यार, मुझे क्या एक्सप्लेन, 2 रीज़न बताइए डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम के, 2 रीज़न बताइए। जो 2 रीज़न था फैक्ट्री सिस्टम का वो था इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन का आना, और इसी वजह से जो फैक्ट्री थी वो डेवलप हुई। और दूसरा कि इंडस्ट्री, जो घर पे लोग विलेज में काम करते थे वो चीप लेबर की सोसाइटी सिटीज़ में लेने लगे, अवेलेबल होने लगे, दैट वाज, यही था उनका फैक्ट्री सिस्टम। अब यहाँ पर मैं बहुत जल्दी जल्दी समझाने वाली, तुम्हें समझना, ठीक है ना। जी यार, बॉर्लिजियस क्लास ओरिजिनेट कैसे होता है, एक रिजल्ट सक्सेस ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। 3 क्लासेस में सोसाइटी को बांटा गया है, कैपिटलिस्ट, ओके यहाँ देखिए, कैपिटलिस्ट, बॉर्लिजियस क्लास और लेबर क्लास। ठीक है, जो मिडिल होते हैं उसको बॉर्लिजियस क्लास में, मिडिल क्लास में लिया जाता है। ठीक है, विच हेल्ड द की टू ट्रेड, और यही एक चाबी होता है ट्रेड करने के लिए, कमाने के लिए। ठीक है, वट वर द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी में, जो मेन इंडस्ट्री थी वो क्या था, तो ऑल दोज इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी में अगर हम बात करते हैं तो देयर थिंग्स वर मेड विच आर यूज बाई वेमेन के द्वारा यूज़ किया जाता। इवन थ्रो दिस इंडस्ट्रीज होम इंडस्ट्रीज रन कर रही थी, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लैंकेट इंडस्ट्रीज, जैगर इंडस्ट्रीज, टबाको इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इसका मतलब गुड़ होता है, ठीक है,
ये चीज़ याद रखना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हो? बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आई मीन लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज का कमी होना, डेट मीन्स यही होता है। द सक्सेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब सक्सेस हुआ ब्रिटेन में और पूरी तरीके से इंडिया में कंप्लीटली इन्होंने छोड़ा, ड्राइव टी इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया गया, दिस इज कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेन वॉज इंडस्ट्रियल कमीशन अपॉइंटेड, मतलब इंडस्ट्रियल कमीशन अपॉइंट कब हुआ था और क्या क्या ऑब्जेक्ट थे? तो पोस्ट इंडस्ट्रियल कमीशन जो अपॉइंट होता है वो था 1916 में। जो ऑब्जेक्ट था कमीशन को फाइंड करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट एफर्ट डालते थे रिलेटेड इंडियन फाइनेंस और इंडियन इंडस्ट्रीज और ट्रेड में, इन तीनों में क्या करते थे, एफर्ट डालते थे ताकि वो हमें क्या दे, फाइंड आउट करते थे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट यही था, कारण यही था कि हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करा था। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यानी हाउस होल्ड की बात करें तो द इंडस्ट्रीज जो ना डोमेस्टिक इन्वायरमेंट से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बहुत छोटा एक हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे जैगर मैकिंग मैकिंग पिकल, लाइक अचार बनाना, ठीक है, घर की औरतें बनाती थी, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता था और वो उससे कैपिटल क्रिएट करती थी, ठीक है। और गुड़ हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ लेस कैपिटल, यानी बहुत कम, अगर हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और बहुत कम रिसोर्सेज से और बहुत कम लोग होते हैं, उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे पापड़ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंसेंस स्टिक्स हो गया यानी अगरबत्ती का, अगरबत्ती बनाना, वेट ग्रेडिंग हो गया, राइस ग्रेडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट वाज इंडस्ट्रियल कमीशन अपॉइंटेड, कि इंडस्ट्रियल कमीशन अपॉइंट हुआ था, क्या क्या पर्पस था, क्या कब हुआ? तो इंडस्ट्रियल कमीशन अपॉइंट होता है 1916 एडी में। जो पर्पस था ये कब हुआ था, अपॉइंट हुआ था, इसका पर्पस जो था इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्रीज और ट्रेड आइडेंटिटी को एफर्ट में लेना, इन विच जो गवर्नमेंट है वो असिस्टेंस हो, वो चीज़ें हो, ठीक है। यही इसका कारण था, ठीक है, पर्पज था। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि टू यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मशीन, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नए नए मशीनों का यूज़ करना। द रोल ऑफ मशीन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वेमेन, तो वेमेन से ज़्यादा उनका रोल होता था, अहम इम्पोर्टेंट रोल होता था। लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ सामान से उनका प्रोडक्शन होना लेबर के लिए, वुमेन लेबर से ज़्यादा उनमें चीज़ों में होती थी, मतलब अहम दिया गया मशीन्स को। इन जो प्रोडक्शन था वो लार्ज स्केल में होने लगा, जिसके मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायर मांग होने लगी, ठीक है, मार्केट ऑफ कंजप्शन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अगर मशीन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वाइड मार्केट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेबर, ये सारी चीज़ें एक अहम प्लेस रोल निभाती हैं ड्राइविंग फैक्टरीज में, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर कि व्हेन वाज मिनिमम वेजेस एक्ट पास एंड व्हाट्स वर दी इट्स ऑब्जेक्ट, तो मिनिमम वेजेज एक्ट कब पास हुआ और क्या इसके कारण थे? जो फॉर द पर्पस अगर हम इसकी बात करें तो प्रॉफिट, जो फैक्ट्री ओनर थे उनको प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर वर्क लेना वर्कर्स से, एक बहुत कम उनको ना सैलरी मिनिमम वेजेस देने के बाद, देयरफॉर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो पास हुआ था 1948 को वर्कर के लिए। बाय द रेट ऑफ वेजेस वर फिक्स इन सम इंडस्ट्री, ताकि कुछ इंडस्ट्री में जो वेजेस है कितने करने हैं उनको इंडस्ट्री में फिक्स करना। ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस में 5 ईयर प्लानिंग आया था, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ एक बॉक्स करके, उसको भी रिमेंबर करना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। ये थॉट जो था ना कि मिनिमम वेजेस का वो वर्कर के द्वारा ली जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूशन, सो दे कैन मेंटेन देयर इफिशियंस एज वेल एज, ताकि वो अपना इफिशियंस जितने, देखो मतलब लाइक उसमें जो चीज़ें थी ना कि मेरी जितनी ताकत नहीं हो उतनी मेरे से वेजेस उठवा ले रहे हैं, ठीक है, काम ले रहे हैं, और उतनी मेरे को सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें थी ना इसलिए उनको फिक्स किया गया कि लाइक उनकी जितनी इफ़िशियंसी है ना, कैपेबिलिटी है, वो चीज़ें से हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो मार्केट में बिगनिंग हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है ना। अरे यार कहाँ गया, इम्प्रूवमेंट हुआ, ये कंडीशन आई थी। नहीं देखना हम लोग को मनोरंजन, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लोग। अर्बनाइजेशन और सिटी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। कि थ्री प्रोसेस, बाई विच थ्री प्रोसेस वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न सिटी, में कौन कौन सी प्रोसेस हुई थी? तो राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल जो कि पूरे वास्ट एरियाज में होती है वर्ल्ड के, और तीसरा आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और चौथा आता है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज से ये चीज़ें होती है, मतलब कौन कौन सी आइडियाज एस्टेब्लिश करने हैं, डेवलप्ड करने हैं। तो यहाँ पर 4 हो गया, आपको 3 लिखना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि
ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डिफरेंस इज सोसाइटी क्लासिफाइड, किसके बेसिस पे की गई थी रूरल और अर्बन एरियाज में? तो सोसाइटी को बेस किया गया था डिफरेंस बिटवीन दो रूरल एंड अर्बन एरियाज में डिस डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी और पोपोशंस। एग्रीकल्चर में कहते हैं पोपोशंस हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पे, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं जो मूवमेंट हुआ था लोगों के बीच में एग्रीकल्चर इंगेज करना सिटीज़ में, और एक डायनेमिक मनी ऑरिजिनेट करना जो पीपल इंटरप्रेट करते थे नेचर में। अगर बात करते हैं कि कौन कौन सी नए नए प्रॉब्लम आई, समस्या आई जब सिटीज़ बना, तो सबसे ज़्यादा न्यू प्रॉब्लम्स आई ड्यू टू अर्बनाइजेशन के कारण, कि जो पॉपुलेशन था वो बढ़ता गया, न्यू प्रॉब्लम्स सिटीज़ में। जो रिलेटेड प्रॉब्लम थे हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। अर्बनाइजेशन डिपेंड कर दिया क्लास डिफरेंस में, और ये कंट्रेरी सोशल प्रिंसिपल पर, ठीक है। अर्बनाइजेशन ने एडवर्सली इफेक्ट किया किसको? इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट गंदा करते थे, डस्ट मतलब जो इंडस्ट्रीज से ना चीज़ें आती थी, ठीक है ना, बनती थी। तो यहाँ बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डिफरेंस इज सोसाइटी क्लासिफाइड, किसके बेसिस पे की गई थी? तो यहाँ पे बात करती हैं ये चीज़ें है ना, देखो यहाँ पर वही चीज़ है, सेम ही क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से। देखो, पॉपुलेशन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, नेचुरल एनवायरनमेंट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एबिलिटी ऑफ सिविक एमिनिटीज लाइक हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ये सारी चीज़ों पे की गई, ठीक है ना। कहाँ गए जी? ठीक है ना, देयर आर सेवरल, बहुत सारे बेसिस पे की गई थी अर्बन सोसाइटी में। पहला बात करते हैं तो लाइवलीहुड के पॉपुलेशन पे, और दूसरा नेचुरल एनवायरनमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पे मैंने बताया। दूसरा बात करते हैं फैमिली लाइफ वेरिएशन, जो एक लेवल ऑफ सोशल लाइफ था, ट्रेडिशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ों पे क्लियरली विजिबल देखी जा सकती थी उनका जो डिफरेंस था। कि दो मेन बेसिस पर रूरल और अर्बन फॉर्मेशन हुआ था, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स में कौन कौन से रूल, मतलब कौन कौन से मेन बेस थे? तो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स में बात करें दो मेन बेसिस का जिसने ये सिस्टम बनाया था, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और पहला था कि पॉपुलेशन का डेंसिटी, दूसरा था प्रोपोर्शन, एग्रीकल्चर के बेसिस पे प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ऊपर वाली चीज़ है, क्वेश्चन को देखो घुमा कर पूछा जा रहा है, तो अगर पर मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है कि द सिटी इज द सेंटर ऑफ विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जो सिटी है किस तरह का एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है सेंटर, तो मेनली ट्रेड और प्रोडक्शन को, ठीक है। जो सिटीज़ में होते हैं, एज सुन एज दी सिटीज़, जो सुन अगर सिटीज़ की हम बात करते हैं तो धीरे धीरे सेटल हुआ, डेवलप्ड हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव का तो पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली परफॉर्म कंट्रोल हुआ, फंक्शन को मैनेज करना, सिविक एमिशंस, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल हुआ। द सिटीज़ इज द सेंटर ऑफ एक्टिविटी, जो सिटी है सेंटर का एक्टिविटी है, अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सारी चीज़ें का क्या है, एक सेंटर है। सिल्क रोड, ये पूछता है सिल्क रोड से आप क्या समझते हैं? तो द रोड थ्रू विच ट्रेड बिटवीन चाइना से लेकर सेंट्रल और उसके एशिया और यूरोप के जो ट्रेड होती है ना, रोड होती है, रास्ते होती है, उसके एंशिएंट टाइम में होती थी समाकांत एशिया साइरी रोड से, इसी को कहा जाता है सिल्क रोड। स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द विलेज, कि उन सारे चीज़ों को लिखे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो विलेज में होते थे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं बता देती हूँ कि विलेजेस को ऑल्सो सेपरेट किया गया था टाउन्स और सिटीज से, उनके इकोनॉमिक फॉर्म के बेसिस पे। लार्ज शेयर जो है ना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है हमारे बिहार में भी। इन अदर वर्ड्स अगर बात करें कि लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन में विलेज का वो इंगेज हुआ एग्रीकल्चर जो रिलेटेड थे किससे, एक्टिविटीज से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉमोडिटी आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी, उनका जो मेन सोर्स था ना इनकम था, ठीक है, इकोनॉमिक नहीं इनकम था, ठीक है, प्रोडक्ट का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। देयर फोर एंड एग्रियन, अगर एग्रियन इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, तो कॉन्सेप्ट जो है ना सबसिस्टेंस इकोनॉमिक पे डिपेंड करती है, ठीक है। ट्रेड एंड ऑर्गेनाइज ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो व्हाट इज कॉल्ड वर्ल्ड मार्केट्स, आप क्या समझते हैं? द प्लेस वेयर द मार्केट वर ऑल द गुड्स, मतलब वैसा जगह जहाँ पर पूरी तरीके से जो मार्केट है ना पूरी तरीके से गुड्स सामान रखी जाती है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल होती है, एक कॉमन आम आदमी के लिए जो खरीद सकता है उसको कहते हैं वर्ल्ड मार्केट। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक सडन डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज का जिसमें यूजिंग पोस्ट मॉडर्न मेथड का यूज करता है लाइक स्टीम पावर, ठीक है।
देन नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। आप क्या समझते हैं? ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज व्हेन सच अ सिचुएशन अराइजेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक क्राइसिस कब होती हैं? जब इकोनॉमिक अराइज होती हैं वैसे सिचुएशन। लैक ऑफ पीपल, मतलब बहुत लैक में, नंबर ऑफ लैक्स में पीपल जो होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। बैंक जो होती हैं बैंक करप्ट हो जाती है, खाली हो जाती हैं। डेवलपमेंट जो होता है सामान और करेंसी का खत्म, मतलब बंद हो जाता है। इट देन 3 बेसिस पर एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री और ट्रेड कम्स आता है, स्टैंड स्टिल वहाँ खड़ा होता है। इन दिस द रेट ऑफ बोथ लेग्स गेट रिड्यूस, इन दोनों की रेट होती है बढ़ जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसी इन द ग्लोबलाइजेशन, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा मल्टीनेशनल कंपनी क्या है। ये मैंने बताया है, जिसमें एक से ज़्यादा कंपनी ज्वाइन होती हैं अपने खुद के भी। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या उसका रोल होता है? तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट अगर धीरे धीरे रैपिडली शुरू हो जाती है करना ड्यू टू मल्टीनेशनल कंपनी, जो बहुत बड़े ट्रेडर होंगे फॉरेन और इन्वेस्टमेंट वाले, उनका ग्रेटर इंटीग्रेशन होगा प्रोडक्शन और मार्केट में। हिंस देयर वाज एक रैपिड इंटीग्रेशन बनेगा और इंटरकनेक्शन बनेगा दो बिटवीन दो किस किस के बीच में ये चीज़ें बनेंगी, इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन कंट्रीज के बीच में। और एक इसी तरीके से क्या होता है मल्टीनेशनल जो कॉपरेशन है, मल्टीनेशनल कंट्रीज है, वो एक बहुत ज़्यादा प्ले मेजर रोल निभाती हैं ग्लोबलाइजेशन में। अब भाई बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? ऊपर ही हमने पढ़ा था, इंटरकनेक्ट करना, आपस में लोगों को धीरे धीरे कनेक्ट करना, एक इंटीग्रेशन देना दो नेशन के बीच में, या मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेड हो बाय मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, कंपनी कोऑपरेशन, ठीक है, के थ्रू। अब क्या क्या इफेक्ट पड़ा हमारे भारत में ग्लोबलाइजेशन से, उसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ाता है हमारे भारत में। इसका जो रिजल्ट आया वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को धीरे धीरे बढ़ा दिया। मैनी मल्टीनेशनल जो कंपनीज थे वो इंडिया में आए और उन्होंने प्रोड्यूस किया बहुत सारे कंज्यूमर सामान को, यानी गुड्स और वर्किंग को। उनकी सर्विस सेक्टर बेटर जो ऑप्शन था वो एजुकेशन और हेल्थ के लिए अवेलेबल था। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी आर कंज्यूमिंग इट प्रोडक्ट। और अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का वो कंज्यूमिंग था, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो धीरे धीरे, लोगों का जीने का तरीका था, सलीका था, वो धीरे धीरे बदल रहा था ग्लोबलाइजेशन से। देयर लाइफ हैज़ बिकम कन्वेंट, और उनकी जो ज़िंदगी थी वो धीरे धीरे कन्वेंटेंट होने लगी। आगे बात करते हैं कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वर्ल्ड मार्केट, के नेचर को आप एक्सप्लेन कीजिए। द नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी वाइड, पूरी तरीके से फैला रहता है वर्ल्ड मार्केट में। इट्स बॉर्डर एरिया इज़ नॉट, ओ आ रहा ना, वेट क्या हो रहा था, अच्छा रुक जाओ। यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं ओनली वन नेशन जो रिसेप्ट करते थे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर या सेल प्रोडक्ट को एटसेट्रा। इट डज नॉट मीन वन बट ऑन मैनी कंट्रीज, एक सिर्फ एक ही कंट्री नहीं, बहुत सारे जो देश थे वो भी, ठीक है। इन दिस एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इमर्ज होता था, उसके रिजल्ट में जो आती थी इकोनॉमिक डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज में इंटरप्रेन्योर अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वो भी कंट्रीब्यूट होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ मिलती है हमारे वर्ल्ड मार्केट में। उफ, आगे बात करते हैं हाउ डिड, जो मतलब किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बर्डन हुआ और नेचर के लिए और मार्केट में। देन बात करते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी के बीच में जो लार्ज फैक्ट्रीज होती है इंग्लैंड में, वो शुरू हुआ प्रोड्यूस करना गुड्स का। उनकी फैक्ट्रीज स्टीम इंजन से चलने लगी, ठीक है, उनकी फैक्ट्रीज उनकी वजह से रन होती थी। स्टीम इंजन एक बहुत ज़्यादा लीड लॉट ऑफ प्रोडक्शन को फैक्ट्रीज को बढ़ाता था, इंक्रीज करता था जो नीड होती थी रॉ मटेरियल का। देन जो इंग्लैंड है पूरी तरीके से फुट टू नॉर्थ अमेरिका में स्प्रेड करने लगा, फैलने लगा, एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, और वहीं से अपने रॉ मटेरियल को रेडी करके मार्केट में देता था, मेड मार्केट, और उसने मार्केट बनाया। और यहीं से क्या होता है क्लोनालिज्म स्टार्ट होता है। और प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म की बात करें तो जो बात करते हैं यहाँ पर कि गुटेनबर्ग ने किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया, तो उनकी नॉलेज जो थी, एक्सपीरियंस जो थी, उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च किया था। यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। रिसर्च किया था जो आर्ट किसके ऊपर, तो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, और उन्होंने ये काम स्टार्ट किया एक मच मैट्रिक्स एंड मोल्ड्स से, मतलब मोल्ड्स में एक थोड़े छोटे मतलब उसमें लिखना स्टार्ट किया उन्होंने मोल्ड्स वाले सिस्टम से, ठीक है। गुटेनबर्ग ने एक इंक के द्वारा उन्होंने क्या किया, रिक्वायरमेंट से उन्होंने यूज़ किया हैंड प्रेस, फर्स्ट टाइम उन्होंने इंक इंक से उन्होंने लिखा, तो वही पहला उनका वर्क था, इस तरीके से उन्होंने डेवलप किया। अब आगे बताते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, इसके यूजेस क्या है। तो मैन्युस्क्रिप्ट को डिफाइन किया था एक हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में। दीज आर रिसोर्स, ठीक है, दीज आर रिसोर्स, दिस आर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये
कौन से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को पहुंचाना अबाउट कि लास्ट में पास्ट में क्या हुआ था इन द फॉर्म ऑफ लेटर, लेटर के फॉर्म में, ठीक है ना। और जो लीव्स हुए, लीव्स के बाग्स पे लिखना, ट्रीज के, ठीक है, स्क्रॉल, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने एक जो चीज़ लिखी जाती है उसी को मतलब मैन्युस्क्रिप्ट करे, इसका जो यूज़ होता है ना वो लेटर के रूप में होता है, ठीक है। लॉर्ड लिटन मतलब जो थे मैड, उन्होंने बनाया नेशनल मूवमेंट इन मोशन, किस तरीके से, तो इंडियन प्रेस एक्सप्लेनेशन फ्लोटिव और ऑपरेसिव पॉलिसी जो था ब्रिटिश राज का वो था। सी वॉज वर्किंग टू स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस बाय एक्सपोजिंग हर, उन्होंने खुद को पूरी तरीके से पब्लिक में अवेयर किया, उसके बाद एक्सपोजिंग किया उनका। थ्रू दिस एक्ट के थ्रू उन्होंने एक अटेम्प्ट दिया था माउथ ऑफ न्यूज़ पेपर सट, इसके रिएक्शन जो आया था, जो रिएक्शन आया था वो था रिसेंटमेंट वॉज फिल्ड, मतलब पूरी तरीके से पब्लिक में रिसेंटमेंट फैल गई और उनका जो फीलिंग ऑफ नेशनल रिवोल्यूशन था वहीं पर इंटेंसिटीफाइड हो गया। क्या क्या बेनिफिट है प्रिंटिंग प्रेस का और किस तरीके से ये यूरोप में आया, तो यहाँ बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस जो है ना वुडन ब्लॉक के द्वारा डन किया था। दिस प्रिंटिंग आर्ट रीच यूरोप बाई समरकुंड के द्वारा ये पहुंचा यूरोप में। प्रेस रूट, सिल्क रूट ऊपर पढ़ा था ना, वही वाली चीज़ें हैं जो रोमन रिजनरी और मार्को पोल है वो मतलब होती हैं चीज़ें, वो ब्रॉट यूरोप में इन्होंने लाया। और दे यूज़ होता है जो आर्ट का वो होता है प्रिंटिंग, मॉडल कार्ड्स, रिलीजियस इमेजेस, ये सारी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। जो रोमन स्क्रिप्ट होते हैं उनको लेटर में यूज़ किया जाता है, कम यूज़ किया जाता है। देयर फोर इसी तरीके से मोबाइल टाइप्स ऑफ गुड्स ये फैले, मेटल का हुआ, ये धीरे धीरे चीज़ें फैली, स्प्रेड हुई, बुक यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ एक लार्ज क्वान्टिटीज़ में। और प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत अच्छा रिजल्ट लाया कि लोगों को नॉलेज फैलाना, ठीक है ना। ओके, खत्म, लास्ट यहाँ पर, ठीक है ना, लास्ट, थ्रो लाइट ऑन दी रूल ऑफ प्रेस, ठीक है। इन इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या जो प्रेस है वो किस तरीके से रोल करता था, ठीक है ना। जो प्रेस है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते थे जर्नलिज्म, लिटरेची, इंटरटेनमेंट, नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। टुडे द प्रेस जो है बनता है अवेयर ऑफ पॉलिटिशियंस एक्टिविटीज, स्कीम्स और फ्लॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देखो ये जो इसके लिए डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं जर्नलिज्म से, ये चीज़ें बनी हुई थी, करना जा रहा था, ठीक है ना। इसके लिए ये किया गया था, लिटरेची, इंटरटेनमेंट हुआ, नॉलेज हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी चीज़ों के लिए बनाया गया। लेकिन अब के ज़माने